एक रोग है जो पागल कुत्ते के मौत में एक रेबीज नामक वायरस पाई जाती है, उसके काटने से रेबीज हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसके लिए कहना चाहिए वैक्सीन का खोज किया था। और लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी अपना योगदान दिया है। मतलब फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पास्चर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही स्वतः जननवाद की सिद्धांत को क्या किया था, गलत सिद्ध किया था। क्लियर? तो ये दोनों वैज्ञानिक कहना चाहिए पेरिस के लुई पास्चर इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे और 1961 में ओपेरॉन मॉडल दिया और 1965 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिकल क्षेत्र का। क्लियर? तो जैकब एवं मोनोड नामक साइंटिस्ट ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर प्रयोग किया है। इन्होंने भी ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर ही प्रयोग किया कि जीन की क्रिया का नियमन वास्तव में कैसे होता है। तो जीन की क्रिया का नियमन कैसे होता है उसके लिए इन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन वैज्ञानिकों ने भी वही बताया कि इस बैक्टीरिया में जीन नियमन दो विधि से होता है। जीन नियमन दो विधि से होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रेरक, और दूसरा क्या होता है, दमन, रिप्रेशन। ठीक है, जस्ट इसी को हम लोग पढ़े थे। मतलब इन वैज्ञानिकों ने भी बताया कि जीन नियमन दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रेरित करना और एक होता है दमन करना। क्लियर? ये बताने के बाद इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मॉडल दिया। उस मॉडल को ही क्या कहा जाता है, ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। क्लियर? तो ये ओपेरॉन मॉडल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्लियर? ओपेरॉन क्या है तो समझ में आ गया, ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, तो जैकब और मोनोड नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया में, उसके बाद बताया कि इसमें जीन का नियमन कैसे होता है, उसके बाद एक मॉडल दिया। उसी मॉडल को क्या कहा जाता है, ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। क्लियर? तो ओपेरॉन मॉडल का कहना चाहिए संरचना देखिए, ये ओपेरॉन मॉडल का संरचना है। ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल को कहना चाहिए हम लोग पहले दो जीन में बांट देते हैं। कितने जीनों में बांट देते हैं, दो जीन में। ये क्या है, कंट्रोलर जीन, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। ये है नियंत्रक जीन और एक है संरचनात्मक जीन। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरॉन मॉडल। मतलब ओपेरॉन मॉडल में दो जीन होते हैं, एक होता है कंट्रोलर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये कंट्रोलर जीन आगे चलकर तीन प्रकार का होता है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन भी आगे चलकर तीन प्रकार का होता है, सिस्ट्रॉन जेड और सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल को जानने से पहले इतने को याद करना पड़ेगा, उसके बाद एक एक लाइन में इसका वर्णन करते हैं, केवल इतना ही है। क्लियर? ओपेरॉन मॉडल
इसको दो जीन में बांट देते हैं, नाम से क्लियर है, कंट्रोलर जीन, नियंत्रक जीन, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। ये भी तीन प्रकार का है, नाम को याद कर लीजिए, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, इसको भी नाम याद कर लीजिए, सिस ट्रांस जेड वाई ए। क्लियर। अब उसके बाद देखिए पहला कंट्रोलर जीन, ठीक है, एक लाइन में। कंट्रोलर जीन वे जीन होते हैं, कंट्रोलर जीन वे जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कंट्रोलर जीन वे जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। कंट्रोलर जीन वे जीन है जो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर। और ये तीन प्रकार का होता है। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या है इसको मैं बता रहा हूं अपने शब्दों में। स्ट्रक्चरल जीन वास्तव में डीएनए के उन खंडों में पाया जाता है, या फिर स्ट्रक्चरल जीन वे जीन है, स्ट्रक्चरल जीन वे जीन है जो डीएनए के उन खंडों में पाई जाती है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना कोडेड होती है। ये डीएनए के उन खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना क्या होती है, कोडेड होती है। क्लियर। जैसे कि बता रहा हूं, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। स्ट्रक्चरल जीन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको समझ जाइए, फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझ गए। कंट्रोलर जीन वे जीन है जो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिंपल है। स्ट्रक्चरल जीन को बता रहा हूं, जैसे कि मान लो ये डीएनए है, ये छोटा सा डीएनए बनाया हूं, वास्तव में ये तो बहुत बड़ा होता है। इसमें तो कहना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बिलियनों में होती है, मिलियन में नहीं, बिलियनों में होती है। नाइट्रोजन बेस की संख्या, क्षारक युग्म, बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड की संख्या। ठीक है जी। तो ये कहना चाहिए, मान लो क्या है, ये डीएनए है, तो इस डीएनए के प्रत्येक जगह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। इस डीएनए अणु के प्रत्येक जगह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। जैसे कि मान लो यहां पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस, मान लो यहां पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस, मान लो यहां पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। इसमें मान लो कहना चाहिए बिलियन की संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो सभी सक्रिय नहीं होते हैं। जो 30,000 सक्रिय होते हैं वही प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं और वहीं पर कोडोन पाए जाते हैं। क्लियर। तो कहना चाहिए अब क्लियर है, स्ट्रक्चरल जीन वे जीन है, या फिर ये डीएनए के उन खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना कोडेड होती है। मतलब इधर नहीं पाया जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन इधर नहीं पाया जाएगा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है वहां पर नहीं पाया जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन वहां पर पाई जाती है डीएनए के जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना क्या होती है, कोडेड होती है, जेनेटिक कोड के रूप में। क्लियर हुआ। ठीक है जी। स्ट्रक्चरल जीन में जानेंगे, ये डीएनए के उन खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना क्या होती है, कोडेड होती है। जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना कोडेड नहीं होती है वहां पर स्ट्रक्चरल जीन नहीं पाई जाती है। अब दोनों क्लियर हो गया। कंट्रोलर जीन वे जीन होते हैं जो इस जीन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और स्ट्रक्चरल जीन वे जीन होते हैं जो डीएनए के उन खंडों में पाई जाती है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना कोडेड होती है। क्लियर। अब आगे, ये तीन प्रकार की होती है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। तीनों का नाम याद कर लीजिए। क्लियर। उसका एक यहां पर मैं चित्र ही बनाया हूं, देखिए ये क्या है, कंट्रोलर जीन, ये क्या है, कंट्रोलर जीन, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो कंट्रोलर जीन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ठीक है। रेगुलेटर जीन,
प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन भी आगे चलकर 3 प्रकार का होता है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। क्लियर? पहला देखते हैं कंट्रोलर जीन को। कंट्रोलर जीन के अंतर्गत रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। ठीक है, एक एक लाइन में बताता हूं। रेगुलेटर जीन ये निर्धारित करते हैं, या रेगुलेटर जीन वे जीन होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है उसका निर्धारण ये करेगा। यहां पर बताया था, ये इसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये इसका क्या करता है, इसका ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रेगुलेटर जीन ये निर्धारित करते हैं कि इसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका निर्धारण ये करता है। ठीक है, मतलब ये चाहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये नहीं चाहेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें एक विशेष प्रकार के दमनशील प्रोटीन का भी निर्माण होता है। इसमें एक विशेष प्रकार के दमनशील प्रोटीन का भी निर्माण होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन ये जीन होता है जो स्ट्रक्चरल जीन का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसका ये कंट्रोल करेगा। और इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का भी निर्माण होगा, उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, दमनक प्रोटीन या फिर रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर? दूसरा है प्रोमोटर जीन। ये जो प्रोमोटर जीन होता है पहले और तीसरे के बीच में पाई जाती है। ये दूसरे वाले कहना चाहिए पहले और तीसरे के बीच में पाई जाती है, और इसमें कहना चाहिए एक पॉलीमरेज नामक एंजाइम आकर जुड़ जाती है। इस भाग में एक आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और आपको पहले से पता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके लिए अति आवश्यक होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए अति आवश्यक होती है। जैसे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो पहला क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ही एमआरएनए चेन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बिना एमआरएनए चेन का निर्माण नहीं होगा। ये आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम इस प्रोमोटर जीन में आकर क्या हो जाती है, बंध जाती है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्लियर? तीसरा है ऑपरेटर जीन। तीसरा है ऑपरेटर जीन, ये इन तीनों में से कहना चाहिए लास्ट होती है। और ये निर्धारित ये करते हैं इनका दमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये निर्धारण करता है। ऑपरेटर जीन वे जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन का दमन करना है कि नहीं करना है, इसका निर्धारण कौन करता है, ऑपरेटर करता है। ठीक है, मतलब ऑपरेटर जीन में एक रिप्रेसर नामक पदार्थ का निर्माण होगा, दमन करने वाले एक पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे अभी आप लोग को बताया था एक हिस्टिडीन नामक पदार्थ होता है जो रिप्रेसर करता है। ठीक है, ये ऑपरेटर जीन इसका दमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसका निर्धारण ऑपरेटर जीन करता है, क्योंकि इसमें एक रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर? ये हो गए आप लोगों का रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन कहना चाहिए इसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसको कंट्रोल करेगा, और ये कहना चाहिए दमनक प्रोटीन का भी निर्माण करेगा। ये दोनों के बीच में पाई जाती है, और इसमें कहना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम आकर बंध जाती है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अति आवश्यक होते हैं। और ये कहना चाहिए इसका दमन करना है कि नहीं करना है उसका निर्धारण ये करेगा, क्योंकि इसमें कहना चाहिए एक रिप्रेसर पदार्थ का या प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर? आगे है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन अभी आप लोग को बताया था ये डीएनए के उन खंडों का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना क्या होती है, निहित होती है या फिर कोडेड होती है। क्लियर? और ये भी कहना चाहिए 3 प्रकार की होती है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। क्लियर? यहां पर भी देख सकते हैं सिस्ट्रॉन जेड और सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, और ये किन किन एंजाइमों को निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन तीनों एंजाइमों का नाम याद कर लीजिए। ये जो पहला वाला है ये कहना चाहिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम। बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम के निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है
और ये सेकंड वाला कहना चाहिए बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिएज। बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिएज नामक एंजाइम के निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व है। और जो तीसरे वाले हैं ये बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइम के निर्माण करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। स्ट्रक्चरल जीन 3 प्रकार के हैं, सिस, ट्रांस, जेड, वाई, ए, तीनों का नाम याद कीजिए। और ये किन किन एंजाइमों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो पहले वाले बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नामक एंजाइम, और दूसरा बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिएज नामक एंजाइम, और तीसरा बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइम के निर्माण करने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का ओपेरॉन मॉडल। इसको दिया था जैकब और मोनोड नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर। तो हम लोग आज अध्ययन किए पहले जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, और क्या है ये ओपेरॉन मॉडल। अब इसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट, और लास्ट में पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 3 बचा हुआ है इसमें। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे जीनोम। पहला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और दूसरा है राइस जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद अध्ययन करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं और उसके बाद तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ेंगे जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये दोनों नए चैप्टर हैं, ये पुरानी सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जीनोम। जीनोम मतलब किसी जीव में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या। किसी जीव में, किसी भी जीव में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे, जीनोम। जीन की संख्या। क्लियर। एक बार नीट में पूछा गया था, 10-15 साल पहले की बात है, जीनोम क्या है, जीनोम क्या है। तो उसके उत्तर में था हेप्लाइड गुणसूत्र में पाई जाने वाली जीनों की संख्या को जीनोम कहते हैं। हेप्लाइड गुणसूत्रों में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो दोनों परिभाषा में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। पहले मैं जस्ट अभी क्या बताया, मान लो कहना चाहिए किसी भी जीव में, जैसे कि मानव क्या है, एक जीव है। तो हमारे पुस्तक में क्या लिखा है, किसी जीव में पाए जाने वाले जीनों की संख्या को, मतलब वो टोटल जीन को बता रहा है। मतलब मानव में कहना चाहिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। तो कहना चाहिए किसी जीव में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या, क्योंकि जीन किस में पाई जाती है, गुणसूत्र में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46। तो 46 गुणसूत्र में जो टोटल जीन होती है उसी को जीनोम कहा जाता है। हमारे शरीर में जीनों की संख्या कितनी होती है, किसी पुस्तक में लिखा रहता है 40,000, किसी पुस्तक में 40,000, और किसी में तो ये लिखा रहता है कि 40,000 से कहना चाहिए 1 लाख तक होती है जीनों की संख्या। तो पहली परिभाषा के अनुसार मानव में पाए जाने वाले जीनों की कुल संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोम। लेकिन एक बार नीट में आया था, इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है। ये 46 है तो 23, और ये 23 हेप्लाइड गुणसूत्र मतलब आधी गुणसूत्र। तो 23 गुणसूत्र में, या इधर 23 मतलब हेप्लाइड गुणसूत्रों में पाए जाने वाली जीनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। क्लियर।
ये जो कहना चाहिए जो जीनोम होती है ये मुख्य रूप से किससे रिलेटेड होती है? डीएनए से रिलेटेड होती है, क्योंकि 99% जीवों में केवल प्लांट वायरस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो प्लांट वायरस को छोड़कर सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। तो जीनोम में मुख्य रूप से क्या है? डीएनए है। लेकिन कुछ प्लांट वायरस जिसमें मान लो डीएनए नहीं है उसमें क्या है? आरएनए है। तो इस प्लांट वायरस में जीनोम क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। लेकिन 99.99 में कहना चाहिए डीएनए क्या है? जीनोम है। जीनोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1920 में हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट ने 1920 में जीनोम शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? जीनोम के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? जीनोम के अंतर्गत सभी प्रकार के जीन आएंगे। तो हमारे शरीर में कहना चाहिए जीन कहाँ कहाँ पाई जाती है? डीएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? जैसे कि मान लो कहना चाहिए ये कोशिका है और ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक में क्या है? मान लो गुणसूत्र है। तो यहाँ पर क्या है? ये डीएनए है। तो जीनोम में कहना चाहिए केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली डीएनए तो मुख्य रूप से आते ही हैं। इसके अतिरिक्त कहना चाहिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें भी क्या पाई जाती है? डीएनए पाई जाती है। जब मान लो कहना चाहिए पौधे की कोशिका है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाई जाती है? डीएनए पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गन होती है जिसमें डीएनए पाई जाती है। इनको छोड़कर इसमें आरएनए भी पाई जाती है। इसमें राइबोसोम्स भी पाई जाती है। इसमें भी आरएनए पाई जाती है, इसमें भी राइबोसोम्स पाई जाती है। लेकिन इसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है? तो जीनोम के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली डीएनए तो आते ही हैं। इसको छोड़कर कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए, ये सब कहना चाहिए जीनोम के अंतर्गत आती है। क्लियर? हमारे शरीर में मतलब ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन से अधिक क्षारक युग्म पाए जाते हैं। मतलब मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक 3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, मानव जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन से अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं। मतलब 3 बिलियन से अधिक क्षारक युग्म बेस पर पाए